प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीआईसी प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट 21 के अंतर्गत 80 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्नोत्तरी आपको टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, बीपीएससी, डीएसएसबी आदि हिंदी विषय से होने वाले एग्जाम में रामबाण का काम करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक की बटन जरूर दबा दें। और प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? महाभोज। बताइए, महाभोज उपन्यास की रचनाकार है। बताइए, महाभोज जो है उपन्यास की रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, तो महाभोज उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मन्नू भंडारी का बचपन का क्या नाम था इनका? बताइए, बचपन का नाम इनका बहुत बहुत याद करिए, पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में। तो महेंद्र कुमारी था। महेंद्र कुमारी था इनका बचपन का नाम, और मन्नू नाम से इनके घर के लोग प्यार से बुलाने लगे, इसलिए नाम इनका मन्नू भंडारी पड़ गया। इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। क्या कौन सा उपन्यास है? आपका बंटी है, आपकी नहीं, आपका रहेगा। आपका बंटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस जीवन पर लिखा गया है इसका? तो ये जो आपका बंटी है ये बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया। बहुत बार पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया उपन्यास। तो आपका बंटी है, जिसकी लेखिका जो है मन्नू भंडारी हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? बताइए, गणों के भेद बताना है आपको। छंदों के कितने गण होते हैं? छंद में 8 गण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है? बताइए, य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। इसका सूत्र है, य से हो गया यगण, म से हो गया मगण, त से हो गया तगण, र से हो गया रगण, ज से हो गया जगण, भ से हो गया भगण, न से हो गया नगण, स से हो गया सगण। यही 8 हैं। तो जो गण कितने हैं? 8 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 3। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट सम डारो फेरी, सको मेरु मूलन जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में काव्य गुण है। बताइए, जीआईसी में बहुत काव्य गुण और काव्य दोष पूछता है। तो इसमें कौन सा गुण है? काव्य गुण। इसमें ओज गुण है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्ति जो है लक्ष्मण जी ने सीता स्वयंवर के समय कहा था। किस रचना से ली गई है यह पंक्ति? रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस की यह पंक्ति है जो सीता स्वयंवर से ली गई है। इसमें लक्ष्मण की जो है ओज गुण का, पराक्रम का वर्णन, किसका वर्णन है? लक्ष्मण के इसमें पराक्रम का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें ओज गुण है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित भेदों में एक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रकार नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, इसमें कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार का जो भेद में नहीं है? प्रश्न नंबर 4, तो सी ऑप्शन जो है अतिशयोक्ति अलंकार का भेद नहीं है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का भेद है। अतिशयोक्ति अलंकार का भेद है, और भेदातिशयोक्ति भी अतिशयोक्ति अलंकार का भेद है, लेकिन यह अभेदातिशयोक्ति अलंकार का भेद नहीं है। प्रश्न नंबर 5। देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधारकर्ता थे। बताइए, देवनागरी लिपि में जो प्रारंभिक सुधारकर्ता कौन है इनमें से? तो आपको उत्तर देखकर बताना है। ऑप्शन देखकर सबसे प्रारंभ में आएंगे महादेव गोविंद राणा डे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये काका कलेलकर ने क्या सुझाव दिया था? अ की 12 खड़ी, अ की 12 खड़ी बनाया था। किसने? काका कलेलकर ने।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 6, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? बताइए, गोल्ड स्मिथ की कौन सी रचना थी? ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए किस नाम से किया है? तो श्रांत पथिक नाम से किया। किस नाम से? श्रांत पथिक नाम से किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लें। किस छंद में किया है? तो रोला छंद में किया है। किस भाषा में किया है? तो खड़ी बोली में किया है। किस बोली में? खड़ी बोली में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, अब जरूर इसे याद कर लीजिए। श्रीधर पाठक को क्या माना जाता है? स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बताइए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए किसने किया? तो जगदीश चंद्र गुप्त ने किया। किसने किया? जगदीश चंद्र गुप्त ने किया। जगदीश चंद्र नहीं रहेगा, गुप्त ने किया। जगदीश गुप्त ने किया है नई पत्रिका प्रकाशन 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, सही है। प्रश्न नंबर 8, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? बताइए, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नोत्तरी के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अगर इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे। प्रश्न नंबर 9, फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी के किस कहानी में पहली बार किया गया? बताइए, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग है किस कहानी, इस कहानी में पहली बार किया गया है? तो उसने कहा कहानी में पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए उसने कहा कहानी किसने लिखा है? बताइए किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। किसकी कहानी है? गुलेरी की कहानी है। कब लिखी गई थी? बताइए, 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इसका प्रमुख पात्र कौन सा है? बताइए, प्रमुख पात्र जो है लहना सिंह है। बहुत बार पूछा गया है, लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 10, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? बताइए इसमें से कौन सा उपन्यास है जो दलित जीवन पर केंद्रित है? तो जुगलबंदी जो है दलित जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका उपन्यास है? बताइए, तो गिरिराज किशोर का है। किसका है? गिरिराज किशोर का प्रमुख उपन्यास है। प्रश्न नंबर चलते हैं 11, रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? बताइए, रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? तो एक कविता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी कविता है? बताइए, तो उदय प्रकाश की कविता है। किसकी कविता है? उदय प्रकाश की कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। एक उदय प्रकाश की प्रमुख रचना है कौन सी? वारेन हेस्टिंग का साण। बहुत बार पूछा गया है, वारेन हेस्टिंग का साण इनकी प्रमुख रचना है। इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, उदय प्रकाश की। प्रश्न नंबर 12, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? बताइए, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? तो आगे तो आएंगे नई कविता में सरसदा सक्सेना भी आएंगे, रघुवीर सहाय भी आएंगे, लेकिन नागार्जुन को नहीं कहा जाता है। ये प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं नागार्जुन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रगतिवादी कवि हैं। इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आधुनिक युग का कबीर किसने कहा बताइए? तो नामवर सिंह ने कहा। किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा है इन्हें आधुनिक युग का कबीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, नागार्जुन यात्री नाम से अपनी कविता, मैथिली भाषा की कविता किस नाम से लिखते थे? बहुत बार पूछा गया है। तो यात्री नाम से जो है ये रचना करते थे, यात्री नाम से। मैथिली भाषा की जो रचनाएं थी किस नाम से करते थे? यात्री नाम से। यात्री नाम से मैथिली की रचना करते थे। मैथिली की इनकी प्रमुख कविता कौन सी है? पत्रहीन नग्न गाछ, जो इनकी एक कविता है, ये मैथिली भाषा में लिखी गई, बहुत बार पूछी गई रचना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13। चाक उपन्यास के लेखक बताइए। चाक उपन्यास के लेखक हैं, तो चाक उपन्यास जो है मैत्री पुष्पा की प्रसिद्ध रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मैत्री पुष्पा के प्रमुख उपन्यास को देख लेते हैं। चाक हो गया, और कौन सा है इनका प्रमुख? है झूला नट, बहुत बार पूछा गया है, झूला नट। और कौन सी है बताइए? अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी इनकी प्रमुख उपन्यास है। और कौन है बताइए? बेतवा बहती रही। कौन सी? बेतवा बहती रही इनकी प्रमुख रचना है मैत्री पुष्पा की। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? बताइए, किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको मिला है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला बताइए? 1972 ईस्वी में मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। प्रश्न नंबर 15। पुनर्नवा उपन्यास के रचयिता कौन है? बताइए, पुनर्नवा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है पुनर्नवा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत बार पूछी गई है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है? जो 1946 ईस्वी में लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है। और चारुचंद्र लेख, कौन सा है? चारुचंद्र लेख इनका भी उपन्यास है। और कौन उपन्यास बताइए? अनाम दास का पोथा, बहुत बार पूछा गया। अनाम दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है, पूछा गया है। रय के आख्यान पर प्रभावित है। इसमें है अनाम दास का पोथा कौन सा है? रय के आख्यान है। इसमें बहुत बार पूछा गया है, कौन सा आख्यान है? रय के आख्यान पर आधारित है। इसे भी बहुत याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया कि रय के आख्यान पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो अनाम दास का पोथा है। रय एक ऋषि थे, उनकी प्रेम कहानी है अनाम दास के पोथा में। प्रश्न नंबर 16। मानुष प्रेम भयौ वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? बताइए, एक पंक्ति है, किस कवि की है? तो जायसी की पंक्ति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रचना से ली गई है? तो ये पद्मावत की पंक्ति है। किसकी? पद्मावत की पंक्ति है, जो 1540 में ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई है? 1540 ईस्वी में लिखी गई है। इसको कभी कभी पूछता है हिजरी संभवत में। किस हिजरी संभवत में इसकी शुरुआत की गई? तो 927 आप याद करिएगा, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बताइए। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इसमें से कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है प्रियप्रवास। कौन सा है? प्रियप्रवास है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियप्रवास के लेखक कौन है? हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कब लिखी गई बताइए? तो 1914 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें कितने सर्ग हैं बताइए? 17 सर्ग पे लिखी गई है। इसमें किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण का विरह का वर्णन है, बहुत बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिए। ये 17 सर्ग बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18।
भक्तमाल किसकी रचना है? बताइए, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभा दास की रचना भक्तमाल है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्तमाल में कितने कवियों का जीवनी है? तो 200 राम भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? राम भक्त कवियों का जीवनी है, आप जरूर याद कर लेंगे। भक्तमाल में जो है 200 राम भक्त कवियों की जीवनी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 19। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बताइए, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो विशलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये श्रृंगार रस में लिखा गया, इसका मुख्य रस कौन सा है? मुख्य रस बहुत बार पूछा गया है। विशलदेव रासो का जो है मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस में लिखा गया है। श्रृंगार रस है इसका मुख्य वर्ण विषय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मुख्य नायिका कौन है? राजमती है। राजमती का वियोग वर्णन इसमें दिया गया है। इसका नायक कौन है? बताइए। तो राजा विशलदेव है। इसका नायक कौन है? विशलदेव। एक बार पूछा गया प्रश्न है कि विशलदेव रूठ कर कहाँ चला जाता है? तो रूठ कर ये उड़ीसा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20। निराला किस पत्रिका से संबंध थे? बताइए, निराला जो थे किस पत्रिका से संबंध थे? संपादन से संबंध थे। बताइए। तो निराला जो है मतवाला पत्रिका के संपादक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के महत्वपूर्ण संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और चांद पत्रिका किसने निकाला था? महादेवी वर्मा ने निकाला था। चलते हैं प्रश्न नंबर 21। रीत को काव्य का स्वभाव किसने माना? बताइए, रीत को काव्य का स्वभाव किसने माना है? तो रीत को काव्य का स्वभाव है केशव दास ने माना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव दास की प्रमुख रचना बताइए। केशव को रीत काल का प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीत काल का प्रवर्तक भी माना जाता है केशव दास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 22। जुगुप्सा बताइए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। कड़ू रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव कड़ू रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसे जरूर याद करें। प्रश्न नंबर 23। आचार्य शंकुक ने किस वाद की स्थापना की है? बताइए। तो आचार्य शंकुक ने अनुमितवाद दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। बताइए, कौन सा अलंकार है? इसकी पहली पंक्ति कौन सी है? बताइए। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। ये रहीम दास की पंक्ति है। इसमें श्रेष्ठ अलंकार है। पानी के 3 अर्थ हैं। एक मोती के अर्थ में है, दूसरा मानुष के अर्थ में, तीसरा चून के अर्थ में है। इसलिए इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 25। नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं? बताइए, नूर मोहम्मद किस शाखा कवि हैं? तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमाश्रयी शाखा को ही सूफी का धारा भी कहते हैं। सूफी कवि भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा, इसका दूसरा नाम है सूफी काव्य धारा। इसे प्रेमाश्रयी भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना नूर मोहम्मद की कौन सी है? बताइए। तो अनुराग बांसुरी कौन सी रचना है? प्रमुख रचना इनकी अनुराग बांसुरी जो है बहुत बार पूछी गई है। किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न नंबर 26। एक कोठेवालियाँ के लेखक कौन है? बताइए। एक कोठेवालियाँ किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 26 का तो ये जो है अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर, सागर नहीं रहेगा, यहाँ नागर रहेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास बहुत बार पूछे गए हैं। खंजन नयन, इनका उपन्यास जो है सूरदास के जीवन पर लिखा गया है। खंजन नयन उपन्यास जो सूरदास के जीवन पर लिखा गया है, बहुत बार पूछा गया है। एक है मानस का हंस।
मानस का हंस जो है उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया, बहुत बार पूछा गया है, जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 27, रसों की संख्या 8 किसने मानी? बताइए किसके अनुसार रसों की संख्या 8 है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। किसने? भरत मुनि ने। फिर भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है? तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना। किस रस को? शांत रस को रस नहीं मानते हैं, रस नहीं मानते हैं, इसलिए इन्होंने रसों की संख्या केवल 7 बताया है। बताइए भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में बताइए किसका उल्लेख नहीं है? रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? बताइए भरत मुनि के जो है रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। बहुत बार पूछा गया है, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। उनका रस सूत्र विभावानुभावा संचारी भावा संयोगाद्रस निष्पत्ति जो है भरत मुनि का रस सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, रामबाण प्रश्न है। भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, भरत ने शांत रस को रस नहीं माना है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। प्रश्न नंबर 28, साहित्य अकादमी हिंदी पत्रिका का नाम है। बताइए साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका कौन सी है? तो साहित्य अकादमी द्वारा जो हिंदी पत्रिका निकलती है समकालीन भारतीय साहित्य नाम से निकलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2 मासिक पत्रिका है, 2 महीने पर निकलती है। कैसी पत्रिका है? द्विमासिक पत्रिका है जो साहित्य अकादमी द्वारा निकाली जाती है। प्रश्न में चलते हैं 29, निम्नलिखित में कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? बताइए कौन सी कहानी है जो विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वापसी कहानी जो है विभाजन पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए वापसी किसकी कहानी है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की है। किसकी है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की कहानी है जो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्का बदल गया जो भारत विभाजन पर आधारित है, और मलबे का मालिक भी भारत विभाजन पर आधारित है, और लेटर बॉक्स भी भारत विभाजन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 30, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? बताइए तो कलाधर जो है जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना है कामायनी। कौन सी रचना है? कामायनी, जो खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताइए तो 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बताइए तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म भी पूछा गया है। किस घराने में हुआ था? बताइए किस घराने में हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा गया है GIC में। तो ये सुघनी साहू के घराने में हुआ था। सुघनी साहू घराने में इनका जन्म हुआ था। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक हैं? छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों यह प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 31, माटी की मूर्ति के रचनाकार है। बताइए माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो माटी की मूर्ति जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए रामवृक्ष बेनीपुरी के कौन कौन से रेखा चित्र है बताइए। इनका लाल तारा है, एक रेखा चित्र इनका क्या है? लाल तारा, बहुत बार पूछा गया है। और गेहूं बना गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब जो है वो 1950 ईस्वी में लिखा गया है। इसका सन भी जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इनका सन भी पूछा गया है। ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र हैं। माटी की मूर्ति, लाल तारा और गेहूं बना गुलाब। प्रश्न में चलते हैं 32, बुंदेली किस बोली की बोली है? बताइए प्रश्न नंबर 32 का क्या कर रहा है? बुंदेली किस बोली की उपबोली ने बोली है? बताइए कौन सा हो जाएगा? बुंदेली जो है किस बोली की उपबोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा हो जाएगा?
पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी? अवधी नहीं रहेगा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोली जो है बुंदेली मानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? बताइए इसमें कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बघेली बोली जो है पूर्वी हिंदी की है। ये सभी बोलियां जो है बिहारी हिंदी के, भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। बघेली हिंदी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का। चलते हैं 34 पर। 34 क्या कर रहा है? इश्क लता। इश्क लता के रचनाकार है, बताइए इश्क लता के रचनाकार कौन है? तो इश्क लता किसकी? 34 बताइए। तो घनानंद की रचना है, घनानंद की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है घनानंद को? प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। वेरी वेरी। ये कैसे हैं? रीत मुक्त कवि हैं, रीत मुक्त कवि है घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था इनके? बताइए, बहुत पूछा गया है। इनका प्रेमिका का नाम सुजान था, सुजान। घनानंद की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति पूछी गई है, बताइए घनानंद की पंक्ति कौन सी है? अति सुधो स्नेह के मार्ग है, अति सुधो स्नेह के मार्ग है। इनकी बहुत पंक्ति पूछी गई है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति घनानंद की है। चलते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या कर रहा है? मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए। मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, प्रश्न नंबर 35 का त्रिलोचन की पंक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? बताइए उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। क्या है? नाटक। डी ऑप्शन सही हो जाए। किसका है? तो अज्ञेय ने लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। ये किसके जीवन पर आधारित है उत्तर प्रियदर्शी नाटक? तो सम्राट अशोक के जीवन पर लिखा गया है। सम्राट अशोक के जीवन पर लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर चलते हैं 37। चर्यापदों के रचनाकार कौन है? बताइए चर्यापदों के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 37 का। तो चर्यापदों के रचनाकार जो है बौद्ध सिद्ध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध सिद्ध किसे माना जाता है? बताइए। सरमान जो है प्रथम बौद्ध सिद्ध कौन है? तो सरहपा है। कौन है? सरहपा माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। राहुल सक्रिताय ने इसे प्रथम बौद्ध सिद्ध माना था, यही सर्वमान्य भी है। प्रश्न नंबर 38। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम बताइए। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 38 का। तो सखी संप्रदाय इसका दूसरा नाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास थे। हरिदासी संप्रदाय किसने चलाया था? स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय चलाया था। हरिदास बताइए किसके गुरु थे? बहुत बार पूछा गया है। हरिदास किसके गुरु थे? तो तानसेन के गुरु थे। तानसेन के क्या थे? गुरु थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन के गुरु हरिदास थे। प्रश्न नंबर 39 बताइए। प्रश्न नंबर 39 में लोर कहा और लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है? बताइए किस काव्य के दूसरा नाम है लोर कहा और लोर कथा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 39 का। तो चंदायन का दूसरा नाम है लोर कहा और लोर कथा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदायन किसकी कृति है? बताइए। तो मुल्ला दाऊद की कृति है। किसकी कृति है? मुल्ला
दाऊद की एक कृति है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई कृति मानी जाती है। राम कुमार वर्मा ने इसे अवधी का प्रथम कवि कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। इन्हें क्या कहा है? अवधी का प्रथम कवि कहा है मुल्ला दाऊद को। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए, उपसर्ग नहीं है बताना है। प्रश्न नंबर 40 का अपमान में देखिए, अपमान में अप उपसर्ग है, अपगत में अप उपसर्ग है, अपयश में अप उपसर्ग है, लेकिन अपराध में अप उपसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 41, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें चिन्हित कीजिए। बताइए, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। इसमें पर उपसर्ग है, इसमें उप उपसर्ग है, और इसमें नि उपसर्ग है, नि स उपसर्ग है। इसलिए इसका चारों ऑप्शन जो है इसमें उपसर्ग है। चारों क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। सभी में उपसर्ग है, सभी सही है, सभी सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सभी सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 42, निम्नलिखित में एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसे ही बताइए। तो कौन वर्तनी की दृष्टि से यहाँ अशुद्ध रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? अशुद्ध, मतलब गलत है। बताइए, कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? शरद चंद्र तो सही है। कवयित्री अशुद्ध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। इसका उपयुक्त भी सही है और समश्रु भी सही है, लेकिन कवयित्री गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाए, यही अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 43, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। बताइए, कौन इसमें कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? मोहन ने पत्र को लिखा। को देखिए यहाँ कारक की दृष्टि से गलत है, मोहन ने पत्र लिखा रहना चाहिए। राधा ने सीता को देखा, राधा ने सीता को देखी रहना चाहिए, ये गलत है, देखी यहाँ रहना चाहिए। उसने एक फल तोड़ा, देखिए यही सी ऑप्शन जो है सही है। और उमा ने रोटी खाया नहीं, खाई रहना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिए क्योंकि जीआईसी में एक प्रश्न जरूर वाक्य शुद्धि से पूछता है। प्रश्न नंबर 44, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। बताइए, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 44, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? बताइए, तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं क्षेमेंद्र। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। प्रश्न नंबर 45, बताइए, रसों के संचारी भावों की संख्या। बताइए, इसमें संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, सर्वमान्य रस कितने हैं? सर्वमान्य रसों की संख्या बताइए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सर्वमान्य रसों की संख्या जो है 9 होती है। कितने होते हैं? रस 9 होते हैं, और संचारी भाव 33 होते हैं। प्रश्न नंबर 46, हिंदी का श्रेष्ठ व्यंग्यकार। बताइए, हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार इसमें से कौन है?
तो हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग का हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कौन कौन सा व्यंग है? बहुत प्रसिद्ध व्यंगकार हैं। विकलांग श्रद्धा का जोर दौड़, क्या है? विकलांग श्रद्धा का दौड़, इनका प्रमुख यतु है, व्यंग है। भूत के पांव पीछे, कौन सा है? भूत के पांव पीछे। और क्या है बताइए? सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज बहुत बार पूछा गया है। और एक है प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो है शंकर प्रसाद बहुत बहुत प्रसिद्ध व्यंग है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद के फटे जूते। चलते हैं प्रश्न नंबर 47। चंद्रकांता संतत उपन्यास के लेखक है, बताइए चंद्रकांता संतत उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतत जो है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कितने भाग है चंद्रकांता संतत में? 24 भाग में है। देवकी नंदन खत्री कैसे उपन्यासकार हैं? तिलस्मी और एआरी के लिए जाने जाते हैं। किस लिए? तिलस्मी और एआरी उपन्यास के क्या है? प्रवर्तक हैं, के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत बार पूछा गया कि तिलस्मी और एआरी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री माने जाते हैं। बहुत से लोगों ने चंद्रकांता देख करके हिंदी सीखा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। किस उपन्यास को देखने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो चंद्रकांता उपन्यास को देखने के लिए जो है बहुत लोगों ने हिंदी सीखा है, बहुत लोगों ने हिंदी सीखी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत से लोगों ने हिंदी किस उपन्यास को पढ़ने के लिए सीखी? तो चंद्रकांता संतत। प्रश्न नंबर 48। हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है, बताइए राजा द्वय के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोनों को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 49। निम्नलिखित में एक निबंध लेखक नहीं है, बताइए कौन निबंध लेखक जो है इसमें से नहीं है? तो निबंध लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, लेकिन द्वारिका प्रसाद मिश्र नाम के निबंध लेखक नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 50। जैनेन्द्र हैं, भैया बताइए जैनेन्द्र कैसे हैं? जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जैनेन्द्र का कौन कौन से बताइए उपन्यास है? आपने पढ़ा होगा सुनीता, परख, और बताइए कौन कौन से उपन्यास है जैनेन्द्र का 50 का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्यागपत्र, त्यागपत्र इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और बताइए मुक्तिबोध, कौन सा है? मुक्तिबोध बहुत बार पूछा गया, इसको तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि पूछता है मुक्तिबोध कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास है, इसे जरूर याद करें क्योंकि इस पे क्या मिला था उनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुक्तिबोध रचना पर जैनेन्द्र को। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था बताइए? 1971 में मिला था जैनेन्द्र को मुक्तिबोध रचना पर। प्रश्न नंबर 51। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन किसका है? बताइए प्रश्न नंबर 51 का। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला है, तो यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था बताइए? इनका जन्म जो हुआ था 1880 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लमही। लमही कहाँ पड़ता है बताइए? वाराणसी के नीचे निकट पड़ता है, वाराणसी के
निकट पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? लमही वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका मूल नाम क्या था बताइए? मूल नाम प्रेमचंद का धनपत राय था। ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? बहुत बार पूछा गया है। उर्दू में बताइए किस उपनाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से लिखते थे। क्या नाम से लिखते थे? नवाब राय उपनाम से रचना करते थे। बहुत बार पूछा गया, इससे तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इनसे उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रमुख इनका उपन्यास कौन सा है बताइए? प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार बताइए। इसमें कौन से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं हिंदी के? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार जाने जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी। बहुत बार पूछा गया है। मृगनयनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। एक क्या है? झांसी की रानी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, झांसी की रानी। और एक है शरणागत। शरणागत इनका प्रमुख उपन्यास है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो आप एक कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ब्रज भाषा का विकास हुआ है बताइए। प्रश्न नंबर 53 का, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरसैनी अपभ्रंश से और किसका किसका विकास हुआ है बताइए? सौरसैनी अपभ्रंश किसका किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। किसका? पश्चिमी हिंदी का भी विकास सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। और राजस्थानी का भी विकास माना जाता है। राजस्थानी का भी विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और गुजराती का भी विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसे भी जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 54, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है बताइए। रामचरितमानस में अंतिम कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस में अंतिम कांड जो है उत्तर कांड है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रामचरितमानस के बारे में, तो इसमें कितने कांड है बताइए? कुल कांड 7 कांड हैं। किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस? साहित्यिक अवधि। किस भाषा में? साहित्यिक अवधि इसकी भाषा है। कभी कभी गहराई से पूछ लेता है, तो साहित्यिक अवधि जानिए। इस किसने लिखा है रामचरितमानस बताइए? तो तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसी बाबा ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बताइए सबसे बड़ा कांड कब है लिखा गया था? तो सबसे बड़ा कांड है इसमें बाल कांड है। कौन सा कांड है सबसे बड़ा कांड? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है बताइए रामचरितमानस का? किष्किंधा कांड है। कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा है। वेरी वेरी। की रचना कब हुई थी बताइए? तो 1631 संभवत में हुई थी। कब हुई थी बताइए? 1631 संभवत में हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें 57 घटा देंगे तो इसमें इस भी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में रीतकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया बताइए? किसने है लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 55 का बताइए किसने किया है? तो केशव दास ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव दास की प्रमुख रचना कौन से है? कवि प्रिया। कवि प्रिया बहुत बार पूछी गई। कवि प्रिया का विषय बहुत पूछा गया है। तो ये अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। इसे भी जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका विषय। और कहे रसिक प्रिया। कौन सी है?
रसिक प्रिया किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ रस लिखा है, ये रस से संबंधित है। और एक है छंदमाला जो छंद से संबंधित है, छंदमाला जो छंद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, बताइए इसमें कौन लोकोक्ति है? देखिए मुहावरा में ना होता है, मुहावरा में क्या लगाता है? मुहावरा में अंत में जो होता है ना लगा होता है, अंत में ना लगा होता है, ये भी जरूर याद करें रहता है। जब जहाँ ना नहीं है तो उसमें ना जोड़ देंगे तो बन जाए, जैसे अंधे की लाठी होना हो जाएगा, तो ये तो मुहावरा है, ये लोकोक्ति नहीं है। ईद का चांद होना, देखिए ये मुहावरा हो गया। एक आँख से देखना, देखिए इसमें ना लगा है, तो ये सभी ना जब लग जाए तो मुहावरा हो जाएगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, देखिए इसमें ना नहीं लगा सकते क्योंकि इसका सेंटेंस बदल जाएगा, इसलिए ये लोकोक्ति है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुहावरा और लोकोक्ति जानने के लिए जरूर इसमें ना जोड़ दें, होना अंत में ना जरूर आएगा अगर मुहावरा है तो, और लोकोक्ति है तो उसमें ना नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 57, गच्छन्तु शब्द है, बताइए गच्छन्तु शब्द किस पुरुष का है, किस लकार का है, किस वचन का है? तो गच्छन्तु जो है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 का क्या चलता है बताइए? तो गच्छतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छतु गच्छताम, गच्छन्तु रूप चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोट लकार का जो है प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा गच्छतु, द्विवचन हो जाएगा गच्छताम, और बहुवचन हो जाएगा गच्छन्तु। प्रश्न नंबर 58, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, बताइए हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 58 का तो हरीसु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हरीसु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 59, विधवा शब्द में धव शब्द का अर्थ है, बताइए विधवा शब्द में धव शब्द का अर्थ क्या है? तो धव शब्द का अर्थ होता है पति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधवा मतलब बिना पति की स्त्री। प्रश्न नंबर 60, कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ, मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, यह कथन है, बताइए यह कथन किससे लिया गया है, किस कहानी का ये कथन है? तो ये कहानी जो है कर्मनाशा की हार कहानी है, उसी का कथन है, इसमें है जो भैरव पांडे का कथन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, बताइए कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 61 का तो कामायनी में सर्गों की संख्या 15 मानी जाती है, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामायनी की भाषा बताइए, कामायनी की भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है, किसने लिखा है बताइए? तो ये जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये इसमें कुल सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रथम सर्ग कौन सा है बताइए? प्रथम सर्ग आपको बताना है कि इसका तो चिंता है, प्रथम सर्ग इसका क्या है? चिंता, इसका प्रथम सर्ग है। और अंतिम सर्ग कौन सा है बताइए? अंतिम सर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतिम सर्ग आनंद है, क्या है? आनंद है। तो चिंता से आनंद तक ये 15 सर्ग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में एक रचना कालिदास की नहीं है, बताइए इसमें से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? तो मेघदूतम कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है, और अभिज्ञान रघुवंशम भी कालिदास की है, लेकिन 10 कुमार चैतम कालिदास की रचना नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी रचना है बताइए? ये दंडी की रचना है, किसकी रचना है? दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है।
दंडी की और कौन सी रचना है बताइए? एक इनकी रचना है अवंति सुंदरी कथा। अवंति सुंदरी कथा दंडी की एक और रचना मानी जाती है, इसे भी जरूर नोट कर लीजिए। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था काव्यादर्श। कौन सा ग्रंथ लिखा था? काव्यादर्श इनका प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 63, हाथ न हिलना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, हाथ न हिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अकर्मण्य हो जाना हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 64, शीतल ज्वाला जलती थी, शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग जल का, इस पंक्ति में अलंकार है। बताइए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ शीतल ज्वाला जलती, देखिए ज्वाला माने आग में कभी शीतलता नहीं होती है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 65, निम्नलिखित में एक कहानी का तत्व नहीं है। बताइए, इसमें कौन कहानी का तत्व नहीं है? तो कथानक कहानी में होता है, पात्र कहानी में होते हैं, जिज्ञासा भी कहानी में रहती है, लेकिन संकलन त्रय नहीं होता है। संकलन त्रय किसमें है बताइए? तो नाटक में होता है। किसमें होता है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें होता है बताइए? संकलन त्रय नाटक का अंक है। संकलन त्रय में बहुत पूछा गया है, संकलन त्रय में कौन कौन से आते हैं बताइए? तो स्थान आता है। क्या आता है? स्थान, कार्य, और क्या आता है? समय। बहुत बार पूछा गया है, इसे जरूर आप नोट कर लेंगे। संकलन त्रय, संकलन त्रय होता है स्थान, कार्य और समय। प्रश्न नंबर 66, रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम बताइए। रानी केतकी का कहानी के अन्य नाम मतलब दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी केतकी है और राजा कौन है? उदयभानु है। इसके लेखक कौन है? इंसाई अल्लाह खां इसके लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। ये रानी की केतकी कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा भी है, बहुत बार पूछा गया है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ कहानी दिया है जिससे आप भ्रमित न हो, ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 67, हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है। बताइए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे स्वीकार किया गया है? तो परीक्षा गुरु को स्वीकार किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखा गया था परीक्षा गुरु? जब प्रथम उपन्यास है, उसका सन जरूर याद कर लें। 1882 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा उपन्यास। किसका है? लाला श्रीनिवास ने लिखा है। वेरी वेरी शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। किसने माना है बताइए? शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम हिंदी का उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। प्रश्न में चलते हैं 68, त्यागपत उपन्यास के लेखक हैं। बताइए, त्यागपत उपन्यास किसने लिखा है? तो त्यागपत उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कि त्यागपत उपन्यास कब लिखा गया, इसका सन जरूर याद कर लें। तो 1937 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया है? 1937 ईस्वी में त्यागपत उपन्यास लिखा गया। इसकी एक प्रमुख पात्र पूछी जाती है। इसमें कौन प्रमुख पात्र है? मृणाल, बहुत बार पूछी गई। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो त्यागपत उपन्यास की पात्र है मृणाल। इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 69, कारक चिन्ह से द्वारा का प्रयोग होता है। बताइए, से द्वारा से किसका प्रयोग होता है? तो से जो होता है प्रयोग होता है करण कारक में। करण कारक किसकी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति के रूप में होता है। जैसे लिख रहा है, वह कलम से लिखता है, वह कलम
से लिखता है। जो से कलम क्या है, सहायक है। जो सहायक होता है इसमें वही करण होता है। तो कलम जो है सहायक है और कलम से लिखता है, इसमें तृतीया विभक्ति होगी, करण कारक का है। प्रश्न नंबर 70, प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रभुत्व शब्द में त्व प्रत्यय लगा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करके बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। प्रश्न नंबर 71, जिस समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वह समास होता है। बताइए वह कौन सा समास होता है? जिस शब्द में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद मतलब तीसरा पद। तो ये किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है? तो बहुब्री समास में तीसरा पद प्रधान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे गजानन, क्या लिखेंगे? गजानन। मान लो गजानन मतलब गज के समान आनंद, यानी हाथी के मुख जैसा, अर्थात कौन हो जाएगा? गणेश हो गए। ये तीसरा पद प्रधान हो गया, इसमें बहुब्री समास होगा। प्रश्न नंबर 72, हरेयौ, हरेयौ में संधि है। बताइए इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें पूर्व रूप संधि होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हरेयौ में कौन सा समास संधि है? तो पूर्व रूप संधि होगी। प्रश्न नंबर 73, आदि गुणों यह सूत्र है। बताइए आदि गुणों किसका सूत्र है? तो ये गुण संधि का सूत्र है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, पावका शब्द की संधि होगी। बताइए पावका शब्द की संधि कौन सी होगी? इसमें से आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पौ प्लस अक पावका होता है अयाद संधि। कौन सी संधि है? अयाद संधि होगी। अयाद संधि में क्या बनता है बताइए? ए और ओ और औ में क्या आए? बताइए असमान स्वर आए। इसमें आएंगे असमान स्वर। जब आता है तो क्या बनता है बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए का क्या बन जाता है? अय बन जाता है। ए के बाद असमान स्वर आएगा तो आय बन जाएगा, और आय के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा, और ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, और औ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। तो वेरी में देखिए यहाँ पौ है, पौ धन अक हुआ तो पाव बना के नहीं, पाव का हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 75, पंचवटी शब्द में समास है। बताइए पंचवटी शब्द में समास है, इसका अर्थ होता है 5 वटों का समूह, जहां पर संख्यावाची शब्द है। क्या कौन सा शब्द? संख्यावाची शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवटी में क्या है? द्विगु समास है। लेकिन अपवाद भी है, अपवाद जरूर याद कर लें। अपवाद में जो होते हैं संख्यावाची नदियों के नाम, क्या होते हैं? संख्यावाची नदियों के नाम जो होते हैं अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जो नदियों का नाम जो होगा संख्यावाची, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव। इसे जरूर याद करें क्योंकि बहुत बार पूछता है। अव्ययी भाव हो जाएगा। द्वियमुनम कौन सा हो जाएगा? द्वियमुनम कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, क्योंकि ये क्या है?
नदियों के नाम हैं। इसे भी जरूर नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 76, पंकज शब्द किस तरह का शब्द है बताइए। पंकज दो शब्द से मिलकर बना है, पंक प्लस ज। पंक माने होता है कीचड़, क्या होता है कीचड़। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में कौन सा जन्म लेता है, अर्थात कमल। तो जो इसका हो जाएगा योग ऋण शब्द होता है, डी ऑप्शन है। पंकज क्या है, योग ऋण शब्द, जिसमें बहुब्री समास, बहुब्री समास के शब्द इसमें योग ऋण में आएंगे। प्रश्न नंबर जिसका तीसरा अर्थ मुख्य होता है, निम्नलिखित में एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। बताइए कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विलोम नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। विलोम बताइए कि मोहन राकेश का किन नाटक का पात्र है, किस नाटक का पात्र है जो विलोम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसी का पात्र है विलोम। बहुत बार पूछा, आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन पर लिखा गया है, तो कालिदास के जीवन पर लिखा गया नाटक है, बहुत बार पूछा गया है। कालिदास के जीवन पर लिखा गया कौन सा नाटक है मोहन राकेश का, तो आषाढ़ का एक दिन जो है कालिदास के जीवन पर लिखा गया मोहन राकेश का नाटक है। और आषाढ़ विलोम जो है आषाढ़ के एक दिन का पात्र है, ये नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर चलते हैं 78, तू कौन सो पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। यह काव्य पंक्ति है, बताइए किसकी काव्य पंक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह काव्य पंक्ति किसकी है बताइए, प्रश्न नंबर 78 का, तो ये घनानंद की पंक्ति है। कौन सी किसकी पंक्ति है, घनानंद की पंक्ति है। घनानंद की एक और पंक्ति है बहुत पूछी गई है, कौन सी पंक्ति है बताइए, अति सुधो स्नेह के मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ये भी बहुत बार पूछी गई है, दोनों पंक्तियां आप जरूर याद कर लीजिए। तू कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, ये भी घनानंद की पंक्तियां है। प्रश्न नंबर 79, प्रिय प्रवास की नायिका राधा है, बताइए प्रिय प्रवास की नायिका राधा कैसी है, तो ये प्रगतिशील समाज सेवी नायिका है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी, तो 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास की रचना हुई थी। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इसमें किसका वर्णन है, तो राधा किसका वर्णन है, किसका वर्णन है, राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन मिलता है। इसका श्रृंगार, इसका रस क्या है, तो वियोग श्रृंगार है। कि कौन से रस है, वियोग श्रृंगार रस इसमें है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा कैसी है, तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसके लेखक कौन है बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके लेखक माने जाते हैं। ये कौन सी है, महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है, जिसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 80, कवि पंत के काव्य में क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान सही नहीं है, बताइए कवि पंत के विषय में कौन सा एक सोपान है जो सही नहीं है, तो क्षयवादी थे, प्रगतिवादी भी थे और अध्यात्मवादी भी थे, लेकिन राष्ट्रवादी ये सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी इस LTGIC प्रवक्ता की ये 80 प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक प्यारा प्यारा प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करें। इस प्रश्नोत्तरी की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें। इसको हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः
नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।